अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने प्रोफेसर खालिद महमूद दवान हमारे जो टॉपिक्स हैं वो टेररिज्म से मुंसलिक हैं और आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द मोटिवेशंस, व्हाट आर द काजेज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच जनरेट्स टेररिज्म। इससे मुराद कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से अवामिल हैं, कौन से मकासद हैं जिसके लिए लोग मुतहर्रक होते हैं। क्योंकि टेररिस्ट जनरेट ही तब होता है जब उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स कार फरमा होते हैं, रीज़न्स कार फरमा होते हैं। तो उन 6-7 रीज़न्स को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो आज का लेक्चर उसी पे बेस करता है। मेरे जो हैंड आउट्स हैं उसके अंदर मौजूद है बड़ी डिटेल के साथ, तो मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करने लगा हूँ यहाँ पे इस लेक्चर के ज़रिए से, और बाकी चीज़ें आप उम्मीद है ख़ुद देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेररिज्म होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स से जनरेट करती है, और सबसे जो पहला फैक्टर वो रिलीजियस भी है, वो पॉलिटिकल भी है, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। तो एक एक करके हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स होता है जो टेररिज्म को जनरेट करता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसको हम देखते हैं जी। सीधी सी बात है कि जब लोग माशी तौर पे खुशहाल नहीं होते तो वो टेररिज्म की तरफ मुतवज्जे होंगे। लाज़िम बात है, वो कोई ना कोई ऐसा सहारा ढूंढेंगे जिससे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो वो ऐसे लोग जो जाबिर नाशार ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि पॉवर्टी इज़ ए ग्रेट सिन, कि गुर्बत जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग जो है इस टेररिज्म की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो जब लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जाते, जब लोग सोशल पॉवर्टी के बाद जब सोशल इनइक्वालिटी का सामना करते हैं, जब किसी भी जगह पे लो लिटरेसी होगी, जहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, जिसे कहते हैं अफराते ज़र, या जिसे सादा अल्फाज में हम लोग कहते हैं कि महंगाई होगी। तो जब लोगों के मीन्स ऑफ इनकम उनको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो लाज़िम बात है वो ऐसे ज़राए देखेंगे कि वो टेररिज्म की तरफ आए। तो इससे मुराद ये है कि ये जो गुर्बत है ये एहसास महरूमी को जन्म देती है, ये एक सेंस ऑफ एंगर डेवलप करती है, सेंस ऑफ डेप्रिविएशन डेवलप करती है। लिहाजा ये जो इकोनॉमिक रीज़न्स हैं ये ऑटोमेटिकली उनको इस तरफ लाती हैं कि वो टेररिज्म की तरफ आए। लाज़मी बात है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कोई ना कोई इंसेंटिव दे रही होती हैं, कोई ना कोई पैसा फराहम कर रही होती है इन टेररिस्ट ग्रुप्स को। अब लेकिन जो लोग सुसाइड बमिंग करते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन उनका बुनियादी तौर पे जो भी टेररिस्ट एम होगा उसके बाद जो सेकंड उनका एम होता है कि उन्होंने कोई ना कोई एश्योरेंस ले रखी होती है कि वो उनकी फैमिली जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनको वो सपोर्ट करेंगी। तो ये एक पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ी रीज़न्स बनती है, और जो गरीब घराने के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ईज़िली प्रून टूवर्ड्स टेररिज्म। तो उनकी जो रिक्रूटमेंट है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस किस्म के गरीब लोगों को ईज़िली, लिहाजा यही वजह है कि बैकवर्ड एरिया से जो इलिटरेट लोग हैं, जो इलिटरेट पीपल हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो ईज़िली जो है उनको कैश दे के, उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दे के उनको इसकी तरफ लाया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो रीज़न्स मैंने आपके सामने शेयर की, ये सारी की सारी ये सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं कि ये मुख्तलिफ इकोनॉमिक रीज़न्स इंफ्लेशन की शक्ल में, जैसे आजकल महंगाई का बहुत ज़ोर है, इन कोरोना वायरस की वजह से लोग जॉबलेस हो रहे हैं, कुछ 2-2, 4-4 महीनों से जिनको जॉब्स नहीं मिली, तो लाज़िम बात है कोई ना कोई वो अल्टरनेटिव देखेंगे अपनी जॉब का। तो ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग ख़त्म हो जाता है, लिहाजा वो टेररिज्म की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक रीज़न्स जो है वो यही है कि पॉवर्टी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है,
इन्फ्लेशन है, ये सेंस ऑफ एंगर, सेंस ऑफ रिजेंटमेंट, लिहाजा फिर वो उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि जी हमने अच्छा हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना है, जो मौजूदा सेटअप है ये हमें हकूक़ नहीं दे सका, हमें माशी हकूक़ हमें प्रोवाइड नहीं कर सका, तो लिहाजा वो उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो ये सबसे पहली रीज़न थी। दूसरी बात जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेशन है। सीधी सी बात है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर एक एथनिक ग्रुप की एक एथनिक ग्रुप की डोमिनेंस हो जाती है, तो वो किसी न किसी दूसरे का ये जो पॉलिटिकल रीजन है ये ख़ास तौर पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर होंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर होंगे, क्योंकि वहाँ पे अनइक्वालिटी मौजूद होती है, और ये इकनॉमिक रीज़न है ये भी ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा होंगी, या जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होगी, जो जहाँ पे अभी तक वो रियासत की तरफ से तमाम लोगों को जो है राइट्स मुहैया नहीं किए जा सके, वो एक वेलफेयर स्टेट डेवलप नहीं हो सकी। तो लिहाजा ये जो मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल, तो लाजम बात है जब एक वन एथनिक ग्रुप डोमिनेट कर जाता है तो वो एक्सप्लॉइट करता है, वो एक्सप्लॉइटेशन की तरफ आता है। तो जो दूसरा ग्रुप होता है जो महरूम, अब जब वो डोमिनेंट ग्रुप है वो तो तमाम फैसिलिटीज़ ले रहा है, वो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा है, उसके पास जॉब्स फैसिलिटी मौजूद हैं, उसके पास तमाम के तमाम पॉलिटिकल राइट्स मौजूद हैं, उसके तमाम के तमाम सिविल राइट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप है उसको वो राइट्स नहीं मिल रहे, उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे, उसको सिविल राइट्स नहीं मिल रहे, उसको हुकूमत के अंदर शिरकत करने का मौका नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ये जो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है, पॉलिटिकल राइट्स की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से लोग जो है टेररिज्म की तरफ आते हैं। मैं बारहा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बलोच लिबरेशन आर्मी की, तो उनका भी यही है कि हमें मरकज़ी हुकूमत के अंदर, मरकज़ी हुकूमत की जॉब्स के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमें उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, लिहाजा वो उसकी तरफ आ रहे हैं। इसी तरह बंगाल की तारीख़, भयानक तारीख़ हमारे सामने है कि हमने बंगालियों को महरूम किए रखा, उनके जो ड्यू राइट्स बनते थे हमने उनको नहीं दिए, लिहाजा लोग उसकी तरफ आए हैं। इसी तरह कुर्दों की एग्जांपल हमारे सामने, अगर कुर्दों ने ये जदोजहद शुरू की है तो जो भी उनके जदोजहद तो वो पॉलिटिकल राइट्स की महरूमी की वजह से करते हैं। तो लिहाजा ये जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं ये एंगर को जनरेट करती हैं, ये ग्रीवियंसेस को जनरेट करती हैं, और एक किस्म का रिवोल्ट आता है। रिवोल्ट यही कि उनके अंदर बगावत, रेबिलियन जन्म लेती है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। लिहाजा ऐसे लोग जो है वो टेररिज्म की तरफ आते हैं, बिकम ईजी प्रे टुवर्ड्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उनको इस्तेमाल करके वो इसका हुकूमत के ख़िलाफ़ चाहते हैं। तो इसके अंदर सोशल इनजस्टिस भी आ जाती हैं। सोशल जस्टिस में से मुराद है कि जब किसी में एक ख़ास किस्म के इलाकों, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे आपने हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं दी हैं, वहाँ पे लोगों को अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं दी है, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो सिविल राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ बनते हैं, लेकिन जब उनको नहीं दिए जाते हैं, लाज़िम बात है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। तो ये जो है इसी तरह किसी मुल्क के अंदर जो ख़ास तौर पे मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे ये ज़्यादातर फिनोमेना है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, तो वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे गुड गवर्नेंस का प्रॉब्लम रहता है, कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल नहीं होती। तो जब यही है कि लैक ऑफ गुड गवर्नेंस की वजह से लोग जो है वो मुतनफ़र हो जाते हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और वो इस टेररिज्म की तरफ वो जो है रुजू करते हैं। इसके वजह से थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है वही अपना सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर सोशल इंजस्टिस की बात करते हैं कि जब लोगों के साथ सोशल इंजस्टिस की जाती है, लोग फील करते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, तो उनके अंदर एंगर डेवलप होता है। इसके बाद एक और रीज़न सोशल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ किया गया है या मुसलसल हो रहा है, तो ऐसे लोग आखिरकार बागी जो है बन जाते हैं कि घर में उनके साथ नारवा सलूक किया जाए और मुसलसल किया। हमारा माशरा जहाँ पे लोगों को हकूक़ नहीं मिल रहे, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की एग्जांपल बहुत ज़्यादा हमारे सामने है। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें और भी हो सकते हैं जो इस डोमेस्टिक वायलेंस जब वो एक लेवल आ जाता है कि वो रिवोल्ट करके उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रिवेंज अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज द स्टेट, तो ये भी सोशल फैक्टर्स में आ जाता है कि
हमारे यहाँ बेतहाशा स्टोरीज़ हम अखबारात पे देखते रहते हैं, मीडिया पे देखते रहते हैं कि किसी ख़ास किस्म के शख्स के साथ हमेशा मुसलसल जब जुल्म होता रहा तो आखिरकार एक हद होती है तो उसके ख़िलाफ़ वो रिवेंज के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये बात इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी हो जाती है और ये ख़ास किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, और ये बात थर्डली किसी स्टेट के ख़िलाफ़ भी हो सकती है कि एक लेवल आ जाता है, एक वक्त आ जाता है कि जब उनकी जो बर्दाश्त है, वो जो बर्दाश्त की हद है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो इस किस्म के वायलेंस की तरफ जो रुजू करते हैं। इसके बाद जो चौथा हम लोग फैक्टर देखते हैं वो रिलीजियस फैक्टर है। जब हम न्यू टेररिज्म का और ओल्ड टेररिज्म का टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि माजी के अंदर जो हमारा टेररिज्म था ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, ये सेकुलर मोटिवेटेड था। लेकिन ये जो न्यू टेररिज्म की जो वेव चली है इसमें रिलीजियस टेररिज्म जो है उभर के सामने आया है। ख़ास तौर पे 9/11 के वाक़े के बाद जो है ये बहुत एक वेव चली कि जनाब उसको नाम दिया गया इस रिलीजियस टेररिज्म, और उसमें ख़ास तौर पे बदकिस्मती के साथ इस्लामिक्स जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो है, उनको फंडामेंटलिस्ट जो हैं, वो जो जी लॉर्ड्स हैं, वो जो हार्ड लाइन है, उनको निशाना बनाया गया है। तो इस ये जो सारे के सारे लोग हैं इसमें रिलीजियस टेररिज्म के अंदर जो आते हैं तो इसमें 3-4 फैक्टर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा जो रिलीजियस इंटॉलरेंस, कि आप दूसरे फ़िरके के लोगों के बारे में रिलीजियस इंटॉलरेंस रखते हैं। एक सेक्ट जो है वो दूसरे सेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हमने अपने माजी के अंदर जो है सुन्नी शिया फसादात देखे हैं, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के। तो जब इस किस्म के फसादात होते हैं तो ऐसे लोग जो है जब दूसरा जो ग्रुप होता है, जो एंटी ग्रुप है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी से जन्म लेता है इंटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त से जन्म लेता है सेक्टेरियनिज़म, कि जब फ़िरके बहुत होते हैं। ये सिर्फ इस्लाम के अंदर नहीं है, ये वेस्ट के अंदर, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर जी फ़िरके मौजूद हैं। माजी के अंदर हम प्योरिटन्स का, प्रोटेस्टेंट का आपस में और कैथोलिक का बड़ा शदीद किस्म के इख्तलाफात देखते रहे। तो एक फ़िरका को जब मौका मिलता है, एक रिलीजियस जब वो डोमिनेंट होता है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होता है, तो दूसरे का एक्सप्लॉइट करता है और बड़े भरपूर अंदाज में वहाँ पर उनके साथ वायलेंस किया जाता है। इसके साथ जो रिलीजियस टेररिज्म में जो सबसे बड़ी बात उभर के हमारे सामने आई है, ये जो रिलीजियस टेररिस्ट होता है वो अपने आप को गुड समझता है, अपने आप को होली समझता है, लिहाजा वो कोई भी दूसरी चीज़ जो है वो अनहोली है, वो जो अनगॉडली है, उसको पनिश करने के, और वो पनिश करके सज़ा दे के अपने आप के लिए वो जन्नत जो है, वो जो अपनी आखिरत की जो उसकी ज़िंदगी है, हियर आफ्टर की जो इंटरनल लाइफ, उसको सेफ गार्ड करना चाहता है, उसको तोहफ़ा देना चाहता है। यही वजह है कि ये जो टेररिस्ट बम ब्लास्ट है, ये इसी मोटिव के तहत जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि मज़हब के नाम पे उनको वर्गलाया जाता है कि जी अच्छा आप ये इस किस्म का टेररिस्ट एक्ट करेंगे तो जो है जो इनफिडल्स लोग हैं, जो काफर हैं, जिनको अनहोली कहा जाता है, उनको इस नुकसान पहुँचाया जाए, और इसके बदले में आपको आखिरत की ज़िंदगी में हेवन मिलेगी, जन्नत मिलेगी, या आपको एक अच्छा उसका जज़ा मिलेगा। इसी तरह अवेंज एंड द पनिश, वही बात आ गई कि जब आप किसी चीज़ को, ये एक रिलीजियस फ़िरका किसी चीज़ को अनहोली कंसिडर करना शुरू कर देगा, अनहोली देखना शुरू कर देगा, तो उसको वो पनिश करने का एक मौका हाथ से जाने नहीं देगा। यही वजह है कि ऐसे लोग जो है टेररिज्म की तरफ आते हैं जी। और लास्टली जैसे मैं कह रहा हूँ इसके साथ ही कि डिवीज़न, कि जब सेक्टेरियन बेस के ऊपर डिवीज़न हो जाती है तो एक फ़िरका दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, तो उसके ख़िलाफ़ वो इंतहा पसंदी, और हमारे जो बदकिस्मती के साथ जो मजहबी पेशवा होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने मकासद को हासिल करने के लिए, और इस तरह जो टेररिज्म जो है वो जनरेट करता है। इसके बाद ये नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, 5वां फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर से मुराद ये है कि इंडिविजुअली तौर पे लोगों के अंदर जज्बात जन्म लेते हैं कि वो किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत, किसी के ख़िलाफ़ हैट्रेड जन्म ले लेती है, उनके अंदर तसब्बुब जन्म ले लेता है, वो किसी से बुग़्ज़ रखना शुरू कर देते हैं, लिहाजा वो इस किस्म के वाक़े की तरफ होते हैं। लास्ट ये साल 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ न्यूजीलैंड के अंदर। एक हार्ड लाइनर एक क्रिश्चियन था जिसने कुछ मसाजिद के अंदर जाके मुसलमानों को शहीद किया। तो इस किस्म के जो लोग हैं ये आइडियोलॉजिकल, इनके नफ्सियात के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो जनाब हेट्रेड रखते हैं, वो उनके पास एक डिज़ायर होती है कि वो रिवेंज लें, बग़ैर किसी वजह के वो रिवेंज लें। तो बड़ा शदीद किस्म का न्यूजीलैंड के अंदर नुकसान पहुँचाया गया मुसलमानों को, कितने ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गया। तो इस किस्म के जो आइडियोलॉजिकल फैक्टर हैं कि एक जो है जो टेररिस्ट है वो मज़ा लेता है, वो मिसएंथ्रोप है, शायद उसको मैनकाइंड से नफरत है, उसको
नफ़रत है लोगों से, लिहाजा वो इस किस्म के की तरफ आता है। इसी में एक और फैक्टर भी शामिल है कि कुछ लोग जब डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जब कुछ ऐसे हो जाते हैं तो वो सीरियल किलर भी बन जाते हैं। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। तो सीरियल किलर भी जो है वो भी इसी जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाता है कि उनका माइंड जो है, उनके दिमाग में कोई ख़ास किस्म की बात आ जाती है, उनके दिलो दिमाग में कुछ चीज़ छा जाती है जिसकी वजह से वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आखिरकार उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, जैसे मैंने आपको न्यूजीलैंड के वाक़े की एग्जांपल दे छोड़ी। सबसे आखिर में आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, मोटिव्स हैं। वो क्या है? कोई आइडियोलॉजी, वो हो सकता है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो, वो कोई और प्रोग्राम या एजेंडा हो, तो ये जो है ये मोटिवेट करता है लोगों को कि वो इंतहा पसंदी की तरफ आएँ, एक्सट्रीमिज़म की तरफ आएँ, टेररिज्म की तरफ जो आएँ। इसमें सबसे पहला तो जैसे मैं अभी बताया कि रिलीजन एक मजहबी, ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो एक आइडियाज़ को रखने वाले लोग, एक बिलीव को रखने वाले लोग, किसी होली बुक पे बिलीव रखने वाले लोग दूसरों को बुरा तस्वर करते हैं तो टेररिज्म की तरफ आते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर ये आइडियोलॉजी भी आ जाती है कि आइडियोलॉजिकल से मुराद, जैसे मिसाल के तौर पर ये नेशनलिज्म है, ये जो सोशलिज्म है, ये जो लोगों को फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है, ये इसके अंदर आ जाएगी। ये लोग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये टू नेशन थ्योरी एक आइडियोलॉजी का नाम है। ये जो मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दे दी, IRA की एग्जांपल दी कि तुर्किश जो है लोगों ने आयरिश लोगों ने स्ट्रगल की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो वो एक आइडियोलॉजी के तहत ख़िलाफ़ की कि हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह ये जो तमिल टाइगर्स ने तो उनकी भी ये स्ट्रगल यही थी कि वो आज़ादी के लिए जदोजहद की। तो उनका बेसिकली आइडियोलॉजी वही नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी। ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इट इज़ मिक्स विद आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म के तहत जो है वो। तो इसी तरह ये जो कश्मीर के अंदर लोगों की आज़ादी है, तो ये भी नेशनल काज के तहत है कि नेशनलिज्म जो है वो एक जज्बा है जिसके तहत लोग अपने आप के लिए फ्रीडम जो है वो चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं। इसी आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर जो है एक और चीज़ आती है, वो है थर्ड किस्म के प्रोग्राम्स, कि वो एक और आइडियोलॉजी है जो इन रिलीजियस और पॉलिटिकल से हट के है, वो प्रोग्राम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एनिमल राइट्स जो है के एक्टिविस्ट्स हैं, तो ये भी एक उनकी एक आइडियोलॉजी है और उसकी बेस के ऊपर वो एनिमल जो राइट्स एक्टिविटीज़ हैं वो एनिमल लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके लिए वो कोई ना कोई इस किस्म का वो सीन क्रिएट करते हैं कि दुनिया की तरफ तो इस जो तवज्जो इस तरह मुतवज्जह हो ताकि वो टेररिज्म की को देखते हुए सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अच्छा जी, ये जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं ये किस किस्म की हरकत और सकनात कर रहे हैं, क्या उनके मोटिव्स हैं। तो मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे एनिमल राइट्स एक्टिविटीज़ हैं, तो वो पांडा की कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे पांडा है, जैसे टाइगर है, जैसे ब्लू व्हेल है, जैसे कि गोरिल्ला है, जैसे कि राइनो है, जैसे कि ओटो है, जैसे कि रेनोसार्स है। ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़तरे में है कि वो एक्सटेंट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा इस किस्म के जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, टेररिस्ट स्मॉल भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है, ताकि दुनिया उस तरह मुतवज्जे हो और सोचने पे मजबूर हो कि अच्छा जी, कुछ गवर्नमेंट या वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि जो है उनकी बात को सुना जाए और इन जो चीज़ें उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। सेकंड जो है इको टेररिस्ट एक्टिविस्ट हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो तवज्जो दिलाना चाहते हैं क्लाइमेट की जानिब, एनवायरनमेंट की जानिब, फूड की जानिब, फॉरेस्ट की जानिब और ओशन की जानिब। जैसे एग्जांपल मैं आपको इसकी छोटी सी देता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा वेस्ट की बात हो रही है। जो ओवर पोल्यूशन है, ये जो ओवर पॉपुलेशन है, ये रीज़न बन रही है कि बहुत बड़े लोग पैमाने पर वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब जो वेस्ट है, इसकी एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि वेस्ट जो है समुद्रों में, दरियाओं में जा रहा है, वहाँ से समुद्रों में जा रहा है। तो जो समुंदर की जो लाइफ है वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरे के अंदर है। तो ये जो ख़तरा है ये जो है कई आगे मसाइल को जन्म देता है। लिहाजा ये जो इको एक्टिविस्ट हैं ये इस बात की तरफ तवज्जो देते हैं कि अच्छा जी, सोचा जाए, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए, कोई ना कोई टेररिज्म एक्ट किया जाए कि जिसके ज़रिए से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सोचने पर मजबूर हो जाए। लिहाजा
वो कोई ऐसा काम करते हैं ताकि दुनिया जो है उसकी तरफ सोचे, और कोई ऐसा पॉलिसी बनाए ताकि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि फ्रेश वाटर है, फॉरेस्ट है, ओशन है, फूड है, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इनको सिक्योर किया जाए आने वाली जनरेशन के लिए। लास्टली इसी में जो पॉइंट आता है कि एक और किस्म के लोग हैं जो कंपेन चलाते हैं, वो एंटी, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो कैपिटलिज्म को अच्छा नहीं समझते, तो उन्होंने एंटी जो है कैपिटलिज्म की कंपेन चलाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एंटी सोशलिज्म की कंपेन चलाई, और थर्ड किस्म के एक ऐसे लोग हैं जो आज भी मौजूद हैं जो एंटी ग्लोबलाइजेशन किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कई ड्रॉबैक्स हैं, कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लिहाजा वो इसकी तरफ जो है वर्ल्ड लेवल पे लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए कुछ ना कोई ऐसी हरकत और सकनात कर सकते हैं और करते रहते हैं। ये जो मैं लास्ट 3 बातों का जिक्र किया है कि जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं या इको एक्टिविस्ट हैं या इस किस्म के एंटी ग्लोबलाइज एक्टिविस्ट हैं, ये इनके जो टेररिस्ट एक्ट होंगे मेरी नज़र में वो माइन्यूट होंगे, महदूद लेवल की सतह पर होंगे, लेकिन ये फिर भी जो इन महदूद एक्ट हैं ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि अच्छा जी अब वक्त आ गया है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इनके मसाइल को हल किया जाए। तो ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि हमने इसमें बड़ी डिटेल के साथ देखा कि कौन कौन सी कासेस बनती हैं, मोटिव्स बनते हैं कि लोग जो है इंड्यूस हो जाते हैं और वो टेररिज्म की तरफ आते हैं। और मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे लोग कुछ हो जाते हैं ऐसे कि वो टेररिज्म की तरफ आते हैं, और लास्टली आपके साथ बताया कि आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो मेरे हैंड आउट्स जो मैंने आपको दी हैं उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ मौजूद है, आप उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ें। ऐसी चीज़ें आप गूगल पे जाके सर्च करें तो छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए से उनको सर्च किया करें, और फिर जब वो पॉइंट्स आपके आ जाते हैं तो उसको छोटे छोटे हिंट्स की शक्ल में अपने नोट्स के ऊपर लिख लिया जाए करें, तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा, वो भी इसी तरह कासिस की तरह टाइप्स ऑफ टेररिज्म भी होगा, तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर को समझने का, इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।